स्टूडेंट, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था किसी भी फोर्स के दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। अब जो हम टॉपिक देखेंगे उसका नाम है मोमेंट। तो देखो होता क्या है, कोई भी फोर्स होता है, मान लो इस बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है, वो क्या करेगा, ये फोर्स अगर इधर लग रहा है तो बॉडी को खींच के लेके जाएगा। तो इसको जो एक लाइन में खींच के ले जाना उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। एक जगह से लेके दूसरे जगह चला गया तो बोलते हैं ट्रांसलेशन। बट अगर मान लो ये ऐसा करके घिरनी है, तुम ऐसा फोर्स लगाओगे और यहाँ पे घिरनी फिक्स है, यहाँ पे क्या होगा, घिरनी नच करेगा, ऐसे नचने लगेगा, यानी ये टर्न करेगा, घूमेगा, इसको बोलते हैं टर्निंग। यानी फोर्स के इफेक्ट तुमने देखा, एक तो शिफ्ट कर देता है एक जगह से दूसरे जगह, और दूसरा टर्निंग या रोटेशन, घुमा देता है। तो कोई भी जो टर्निंग इफेक्ट होता है, टर्निंग इफेक्ट यानी घुमाने वाला प्रभाव, तो टर्निंग इफेक्ट को हम नाम देते हैं टॉर्क। यानी फोर्स का जो टर्निंग इफेक्ट होगा उसका नाम होगा टॉर्क। तो देखो, जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ जो टॉर्क होता है उसको हम बोल देते हैं मोमेंट ऑफ ए फोर्स। मोमेंट ऑफ ए फोर्स, समझ गए। तो इसको फोर्स को अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो हमको क्या मिलता है, मोमेंट ऑफ फोर्स मिलता है। ठीक है, जहाँ की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है उससे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मान लो ये एक बॉडी है, कैसा करके कोई भी एक बॉडी है, उसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक इधर की तरफ लग रहा है F1 और एक इधर की तरफ लग रहा है F2। और ये मान लो इस पॉइंट के अबाउट हमको बताना है कि इसका मोमेंट क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इस पॉइंट का इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे, यहाँ से भी इसका देखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मान लो ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर है R1 और ये दूरी है R2। तो जो इसका टॉर्क होगा क्या होगा, फोर्स F1 का लोगे तो F1 गुने R1, ठीक है। ऐसे ही अगर F2 का लोगे तो ये क्या आ जाएगा, F2 गुने R2। यानी कुल मिला के जो हमारा, इसको हम मोमेंट को C से दिखाते हैं, मोमेंट को C से दिखाते हैं, तो C या टाउ दोनों से दिखाते हैं। तो C के बराबर क्या हो जाएगा, फोर्स गुने परपेंडिकुलर दूरी, F गुने R परपेंडिकुलर। तो बात आता है, तुमने मोमेंट तो बता दिया, डायरेक्शन कैसा होगा, डायरेक्शन कैसा बताओगे। तो देखो, तो कोई भी जो टॉर्क किस डायरेक्शन में घुमाएगा इसको, द एंगुलर डायरेक्शन जो होता है टॉर्क का, वो होता है कि ये जो है रोटेशन किस सेंस में करेगा। ठीक है, अगर मान लो ये हमारा बॉडी है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, ठीक है, इसके ऊपर फोर्स लगा है, ये जो लेमिना तुम देख रहे हो पट्टी, ये वाला बॉडी लेमिना, ये फ्री टू रोटेट है, ये अपना फ्री रोटेट कर सकता है, ठीक है। जो कि एक्सिस कैसा है इसका एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर है इस लेमिना के, और पास कर रहा है पॉइंट ए से, यानी ये ए पॉइंट है ना, तो इसके परपेंडिकुलर है एक्सिस, ठीक है। तो अगर तुम देखोगे तो इसका, अगर इसका घुमाने का देखोगे, ये जो फोर्स लग रहा है वो ऐसा घुमाएगा, यानी F1 को अगर तुम देखोगे, इसको अगर पीछे की तरफ खींच रहा है, चलो एक और बेटर डायग्राम दिखाते हैं तुमको। ये गोल है, ठीक है, और मान लो ये इसका एक्सिस है, ऐसा जा रहा है, और इस पे फोर्स ऐसा लग रहा है। तो ये फोर्स इसको कैसा घुमाएगा, ऐसा घुमाना चाहेगा एंटी क्लॉकवाइज। और ये दूरी अगर परपेंडिकुलर R है तो पहले वाले का जो टॉर्क होगा वो F1 R1 एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसी एक्सिस के बाद अगर ये फोर्स यहाँ पे लगे F2 जो कि R2 दूरी पे है, इसका टॉर्क F2 R2 होगा, लेकिन ये इसको ऐसा घुमाना चाहेगा, ये क्लॉकवाइज आएगा। तो एक क्लॉकवाइज और दूसरा कैसा आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो हम टॉर्क को नॉर्मली जब कंबाइन इफेक्ट देखेंगे तो किसी एक को दे देते हैं पॉजिटिव और किसी एक को दे देते हैं निगेटिव।
समझ गए। तो हम लोग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को अलग अलग दिखाने के लिए क्या करते हैं, क्या करते हैं, जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है उसका टॉर्क अलग अलग दे देंगे, ठीक है। जैसे F1R1 एंटी क्लॉकवाइज है तो मान लो इसको अगर हम प्लस बोल दिया तो इसको क्या बोल देंगे माइनस, यानी -F2R2 हो जाएगा, समझे क्या। चलो अब बात एक निकल के आता है जीरो मोमेंट का कॉन्सेप्ट, कि मोमेंट क्या हो जाए जीरो, ठीक है। अब देखो मोमेंट जीरो कब होगा, जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो जीरो हो जाए, यानी अगर फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है जहाँ पे ये फोर्स लग रहा है उसका डिस्टेंस किससे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से हो जाए जीरो, तो मोमेंट क्या आ जाएगा जीरो। तो अब देखो ये टॉर्क के बारे में, टॉर्क जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, अभी तुमने डायरेक्शन देखा इसका, तो इसके बारे में हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ेंगे रोटेशन चैप्टर में। रोटेशन नाम का अपना बहुत लेंदी एक चैप्टर है। तो यहाँ पे जस्ट एक ओवरव्यू देने के लिए कि फोर्स का मोमेंट क्या होता है हमने तुमको ये बताया है, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास ABCD एक स्क्वायर दिया है जिसका साइड है 2 मीटर, ABCD एक स्क्वायर है जिसका हर एक साइड कितना है 2 मीटर का स्क्वायर है, तो सारे साइड हो जाएंगे इक्वल। O जो है ओरिजिन है, सेंटर, फोर्स एक्ट कर रहा है कहाँ पे, साइड के अलाउंग, एज शोन इन फिगर। C से D की तरफ 4 न्यूटन, A से D की तरफ 3 न्यूटन, A से B की तरफ 2 न्यूटन और C से B की तरफ 5 न्यूटन। बोल रहा कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ ईच फोर्स अबाउट, जो एक्सिस थ्रू A से पास कर रहा है एक्सिस यहाँ पे, और परपेंडिकुलर है स्क्वायर के प्लेन के, यानी ये अंदर घुस के बाहर आ रहा है, ऐसा टाइप का एक एक्सिस के बाद। तो हमको क्या निकालना है, हमको मोमेंट निकालना है, ठीक है। हम अपना एक कन्वेंशन चलो अब से ऐसा फॉलो करते हैं कन्वेंशन, जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है उसको मान लेंगे निगेटिव, सॉरी उसको मान लेंगे पॉजिटिव, तो क्लॉकवाइज क्या हो जाएगा निगेटिव टॉर्क। ये मानते हुए हम सवाल को बनाएंगे, कोई कुछ भी मान सकता है बट कोई एक चीज़ फॉलो करो क्योंकि बार बार दिक्कत ना हो। पहला पार्ट हम देखेंगे ए के अबाउट। तो सबसे पहले 4 फोर्स है, कितना कितना न्यूटन का, 2 न्यूटन, 5 न्यूटन, 4 न्यूटन और 3 न्यूटन, ये 4 फोर्स है। फोर्स का मान पता है, हमको बताना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस किससे, फ्रॉम ए, क्योंकि ए हमारा क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो चलो ये 2 न्यूटन वाला फोर्स देखो ए पॉइंट से ही पास कर रहा है, तो इसका तो दूरी 0 हो जाएगा। वैसे ये 3 न्यूटन वाला फोर्स भी ए से पास कर रहा है, तो ए से दूरी हो जाएगा 0। अगर तुम ये 5 न्यूटन का फोर्स का दूरी देखोगे तो 5 न्यूटन यहाँ लग रहा है, इस पॉइंट से दूरी हो जाएगा 2। वैसे अगर 4 न्यूटन का देखोगे तो 4 ऐसा लग रहा है, उसका दूरी फिर से हो जाएगा ये वाला दूरी 2। अब टॉर्क निकाल दो, टॉर्क नहीं ऐसे अभी हम मोमेंट बोलेंगे इसको, मोमेंट अबाउट ए निकाल दो। तो 2 गुने 0 0, 5 गुने 10 10, 4 गुने 2 8 और 3 गुने 2 0। अब प्लस और माइनस का चेन देखना है हमको। देखो ये है तुम्हारा ए पॉइंट, ये है यहाँ पे बी पॉइंट, तुम्हारा फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन। कैसा घुमाएगा ये, अगर ए के अबाउट घुमाना है तो ये इसको ऐसे एक गोल चक्कर पे लेके जाएगा, ठीक है। यानी ये किस डायरेक्शन में जाएगा, सुई की दिशा में जाएगा 5 न्यूटन। तो इसको हम क्लॉकवाइज को देंगे निगेटिव। फिर से देखो ये तुम्हारा ए है, ये एक रॉड है जिसके ऊपर 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 2 मीटर की दूरी पे। ये कैसे घुमाएगा, ए के अबाउट अगर घुमाओगे तो ऐसा, राइट। तो ये कैसा हो जाएगा, ये कैसा टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज।
ये क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव। तो ये हो गया हमारा मोमेंट। दूसरा पार्ट क्या बोल रहा है, ऐसा एक्सिस ले लो जो ए ओ से पास कर रहा है, ओ वाले पॉइंट से, और परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ स्क्वायर के। इसका मतलब ये होता है कि अगर ये तुम कागज़ ले रहे हो ना, तो कागज़ के आर पार छेद करके अंदर बाहर एक एक्सिस आएगा, उसके अबाउट निकालने बोल रहा है। कागज़ तो इस प्लेन में है दीवार पे, लेकिन दीवार के अंदर गया एक रॉड, एक बाहर आया, उसके अबाउट निकालने। तो क्या होगा, फिर से लिख दो चारों फोर्स का नाम, 2 न्यूटन, 5 न्यूटन, 4 न्यूटन, 3 न्यूटन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता दो अभी किससे, अबाउट फ्रॉम ओ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता दो कितना कितना दिया हुआ है। तो ओ से अगर तुम देखोगे तो ओ से दूरी देखना है, ठीक है। ओ वाले पॉइंट से तुमको देखना है इसका दूरी। तो एक फोर्स यहाँ पे लिख दिया, 2 न्यूटन, 5 न्यूटन, 4 न्यूटन, 3 न्यूटन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है ओ से, क्या होगा। तो 2 न्यूटन वाला कहाँ लग रहा है, इधर की तरफ लग रहा है। ये पूरा 2 मीटर था तो आधा कितना मीटर होगा, 1 मीटर, ठीक। ये हो जाएगा 1 मीटर। 5 वाला किधर लग रहा है, 5 वाला लग रहा है इधर की तरफ, नीचे की तरफ। अगर इसका दूरी देखोगे 5 न्यूटन वाले का, ये भी एक आएगा। वैसे ही इस पॉइंट से परपेंडिकुलर दूरी ले रहे हैं, तुम डायगोनल मत सोचना। 4 न्यूटन वाले का भी दूरी एक ही आएगा, इधर लग रहा है ये दूरी ओ से एक आएगा, वैसे इसका भी। तो सबका दूरी आएगा एक, लेकिन सबका सेंस ऑफ रोटेशन आएगा अलग अलग। तो पहले मोमेंट का मान लिख दो, डायरेक्शन बाद में बैठा देंगे। 2, 5, 4 का 4, 3 का 3। अब ये जो 2 वाला है उसको देखोगे तो ये ऐसा घुमाएगा, ठीक बात है। कैसा घुमाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये वाला आ जाएगा प्लस। 5 वाला देखोगे तो ऐसा घुमाएगा, है ओके अबाउट, ये हो जाएगा माइनस। फिर 4 का देखोगे तो ये ऐसा घुमाएगा, तो 4 क्या हो जाएगा, प्लस। और 3 का देखोगे, 3 किधर गया, ये, तो 3 भी इसको ऐसा घुमाएगा, तो हो जाएगा माइनस। क्लॉकवाइज वाला लिए हैं माइनस, एंटी क्लॉकवाइज लिए हैं प्लस। अब ये थोड़ा तुम देखो, सोचो खुद से कि कौन सा फोर्स कैसा घुमा रहा है। अगर ये इधर की तरफ 4 लग रहा है, इसके अबाउट देखोगे तो सर्कल कैसा बनाएगा, ये ऐसा, यानी ये ऐसा घुमाएगा। तो ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसीलिए 4 को प्लस रखें। बाकी फोर्स का भी निकाल के देखो, फिर से दिया हुआ है। फोर्स एक्ट एज इंडिकेटेड ऑन ए रॉड ए बी विच इज पिवोटेड एट ए पे इसको पिवोट कर दिया है, यानी फिक्स कर दिया है। फाइंड एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ ईच फोर्स अबाउट द पिवोट। सारे फोर्स का मोमेंट निकालना है पिवोट जो कि फिक्स किया हुआ पॉइंट, उसके अबाउट, ठीक है। चलो, तो मोमेंट निकालना है हमको, तो हम वही टेबल फिर से बनाएंगे। फोर्स कितने कितने हैं, एक तो 2F फोर्स है, एक तो ये F फोर्स है, और एक 3F फोर्स है, 3 फोर्स है। अब हमको देखना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, किस पॉइंट से, पिवोट से। पिवोट का नाम हम ए दे दिए हैं, तो फ्रॉम ए, और दूरी निकालना है सबका। तो ए वाले पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ही लग रहा है फोर्स, तो ये दूरी हो गया ए यहाँ तक का। फिर बी का हो गया फिर से 2A, ये पूरा दूरी हो गया 2A। लेकिन ये जो 3F वाला फोर्स है, इसका हमको परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है, ये वाला लेना है। तो 3F का कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, ये 3F साइन 30 डिग्री, राइट। तो हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा 3F साइन 30 डिग्री, और उसका दूरी कितना है, तो 2A या 2A, 4A का दूरी है ये, हो जाएगा 4 × A, ये हो गया। अब देखो, अब ध्यान दो, मोमेंट लिखो पहले। तो मोमेंट क्या हो जाएगा, 2F है और 4 दिया 12F है, साइन 30 का मान होता है 1/2, हो जाएगा 6F है।
अब हमको बोला एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बताओ, तो हम एंटी क्लॉकवाइज को प्लस मानेंगे, क्लॉकवाइज मोमेंट को माइनस मानेंगे। तो इस वाले को देखो एक अबाउट, तो ये सर्किल बना रहा है ऐसा, एंटी क्लॉकवाइज है तो ये वाला आ गया प्लस। दूसरा वाला घुमाओगे सर्कल एक अबाउट तो ऐसा बनेगा, यानी ये ऐसे जा रहा है, फोर्स नीचे की तरफ है तो ये माइनस होगा। और फिर से ये जो कंपोनेंट तुम लोगे ये वाला 3f sin थीटा, ये ऐसा पास करेगा तो ये फिर से क्या आएगा प्लस 6f है। हमने मोमेंट बता दिया प्लस 2f है, माइनस 2f है और 6f है। अब बात आएगा जो हमारा टॉपिक है वो है कोप्लेनर फोर्स इन इक्विलिब्रियम, यानी जो कोप्लेनर का मतलब होता है एक ही प्लेन में, एक ही प्लेन में। अब प्लेन का क्या मतलब होता है वो समझो। देखो ये तुम जो बनाते हो घन या घन, आप जो भी बनाते हो, ठीक है, ऐसा, तो इसके देखो 6 दीवार हैं। तुम अपने कमरे में देखोगे तो उसमें भी 6 दीवार है, एक ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं आगे पीछे, 6 दीवार है टोटल, समझ रहे हो। ऐसा अगर लाइन खींचोगे तो ये हो गया दाएं बाएं, ये हो गया ऊपर नीचे, और इधर से एक हो गया पीछे और एक हो गया आगे, ऐसे दीवार हैं। तो हर एक दीवार अगर तुम एक्सिस ड्रॉ करते हो ऐसा, यह है एक्स एक्सिस, ये है वाई और ये है जेड, तो इसका जो तुम्हारा हर एक दीवार है वो एक प्लेन है। तो इस प्लेन का नाम क्या होगा, इस प्लेन का नाम होगा एक्स वाई प्लेन, क्योंकि ये एक कॉपी पे आ सकता है, एक दीवार एक पे आएगा, समझ गए ये। तो ये एक्स वाई प्लेन है। इसके पैरेलल बहुत से दीवार बनेंगे, सारे दीवार जो बनेंगे इसके पैरेलल वो एक्स वाई प्लेन ही कहलाएगा, क्योंकि वो कैसा है, वो एक्स और वाई एक्सिस। ऐसे ही एक प्लेन बनेगा वाई और जेड के बीच में, ये वाला दीवार, दाएं बाएं वाला दीवार, समझ रहे हो, इसको प्लेन बोलते हैं। तो प्लेन अगर तुम फिगर बोलते हो तो जैसे हो गया तुम्हारा रेक्टेंगल, तुम अपने कॉपी पे बना सकते हो रेक्टेंगल, स्क्वायर बना सकते हो, ट्रायंगल बना सकते हो, सर्कल बना सकते हो। ये सब क्या है, ये सब क्या है, तो ये जो हमारा प्लेन हो जाएगा क्या हो जाएगा वाई जेड, यानी अगर तुम्हारा ये एक्स एक्सिस है, ये निगेटिव एक्स एक्सिस, ये वाई तो ये निगेटिव वाई, ये जेड तो पीछे वाला निगेटिव, ये जेड तो ये निगेटिव जेड। तो इस हिसाब से जो प्लेन बनता है कौन कौन सा, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, इस तरीके से प्लेन बनता है, ठीक है। तो प्लेनर फिगर हो गया तुम्हारा क्या क्या, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, सर्कल। ऐसे ही 3 डायमेंशनल फिगर होता है जिसमें तुम अपने कॉपी पे नहीं रख सकते। मान लो जो लूडो खेलते उसका जो डाइस होता है, छक्का होते हैं, तो उसको तुम अपने कॉपी पे रख सकते हो क्या, सारा फेस एक साथ नहीं रख सकते, इसका मतलब वो प्लेनर नहीं है, वो 3D ऑब्जेक्ट है, समझ गए। तो क्यूब, स्फीयर, गेंद को रख सकते हो क्या, नहीं रख सकते, कॉपी के पेज पे पूरा गेंद नहीं आ सकता, उसको कवर करने के लिए 3 डायमेंशन में जाना पड़ेगा। तो बात निकल के आता है कोप्लेनर फोर्स इन इक्विलिब्रियम। मान लो सारे फोर्स एक ही प्लेन में हो, यानी एक ही पेज पे ये सारे फोर्स लग रहे हैं, मान लो कोई इधर लग रहा है, कोई इधर लग रहा है, कोई यहाँ लग रहा है, तो को बोलते हैं कोप्लेनर फोर्स। तो अगर इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, अगर ये इक्विलिब्रियम, तो जो इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है, तो मान लो ऐसे फोर्स जो एक ही प्लेन में लग रहे हैं, और ऐसे फोर्स के एक्शन से कोई भी, मान लो 2 या 2 से ज़्यादा फोर्स हैं, क्या बोल रहा हूँ, 2 और मोर कोप्लेनर फोर्सेज है जो किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट को हम इक्विलिब्रियम में बोल रहे हैं, ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम। तो इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट का
कोई भी मूवमेंट नहीं होगा, यानी जितने भी पॉसिबल मूवमेंट हैं, ऑल पॉसिबल मूवमेंट्स विल बी जीरो। मूवमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, मस्ट बी जीरो, तभी उसको ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम में। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि नो लीनियर मूवमेंट, यानी जो ट्रांसलेशन होता है वो नहीं होगा, और नो रोटेशन अबाउट एनी एक्सिस, रोटेशन भी नहीं होगा, नो रोटेशन अबाउट एनी एक्सिस। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो सेट ऑफ फोर्स दिया हुआ है, दो या दो से ज़्यादा जो फोर्स दिया है, उसका क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे को बैलेंस करना पड़ेगा। यानी जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग लग रहा है ओ एक्स, तो सारे फोर्स का एक्स एक्सिस के अबाउट देखोगे तो समेसन जीरो आना चाहिए, सारे फोर्स का वाई एक्सिस के अबाउट भी समेसन जीरो आना चाहिए, और सारे एक्सिस का जेड अबाउट को जोड़ के भी होना चाहिए जीरो। ऐसे ही टॉर्क अबाउट एक्स एक्सिस होना चाहिए जीरो, टॉर्क अबाउट वाई एक्सिस भी होना चाहिए जीरो, टॉर्क अबाउट जेड एक्सिस भी होना चाहिए जीरो। यानी कह सकते हो कि समेसन ऑफ टॉर्क अबाउट एनी एक्सिस इज जीरो, समेसन ऑफ टॉर्क अबाउट एनी एक्सिस क्या हो जाएगा, जीरो। समझ गए बात। तो कुल मिला के जो समेसन ऑफ फोर्स है वो होना चाहिए जीरो, और समेसन ऑफ टॉर्क है किसी भी एक्सिस के वो होना चाहिए जीरो। तभी क्या बोलोगे, जब ये तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो हम समझ सकते हैं क्या कि ये इक्विलिब्रियम पे है। तब इक्विलिब्रियम के ऊपर ही पूरा ये चैप्टर सवाल निकालना रहेगा। एक डायरेक्शन का फोर्स इक्वल करना पड़ेगा दूसरे डायरेक्शन के फोर्स के, तो ऐसा नॉर्मली हमको देखने को मिलता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि एक रॉड दिया हुआ है ए बी जो कि रेस्ट कर रहा है, इसका एंड ए जो है, ये रॉड था ए बी, इसका एंड जो ए है वो रफ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे है। यानी ये जो ग्राउंड है, ये जो ग्राउंड है जिस पे ये रॉड है, ग्राउंड कैसा है, रफ, ठीक है। इसका मतलब कि ये जो रफ ग्राउंड है यहाँ पे क्या मिलेगा तुमको, फ्रिक्शन मिलेगा। किस पॉइंट पे, ए वाले पॉइंट पे। और दूसरा क्या दिया हुआ है कि दूसरा जो बी है वो स्मूथ वर्टिकल वाल पे है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लगेगा। जो बी एंड है उस पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि ये स्मूथ है। द रॉड इज इन यूनिफॉर्म एंड ऑफ वेट डब्ल्यू, रॉड का वेट दे दिया है तुमको डब्ल्यू, वेट दिया है, याद रखना मास नहीं है ये वेट दिया है डब्ल्यू। इफ़ द रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पे है तो बोल रहा है बता दो कि ए वाले पॉइंट पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा। तो देखो तुमको पता है ये रॉड खिसक के इधर की तरफ जाना चाहेगा, ये रॉड जब ये चाहेगा इसका जो वेट लगेगा बीच से, सेंटर से, यानी ये रॉड कैसा होगा, खिसक के इधर की तरफ जाना चाहेगा। तो खिसकेगा तो रिलेटिव मोशन इधर की तरफ हो रहा है, तो फ्रिक्शन इसके उल्टा लगेगा तो इधर की तरफ लगेगा फ्रिक्शन। ये टच किया है तो एक कांटेक्ट फोर्स लगेगा नॉर्मल, जिसको नॉर्मल एट ए बोलेंगे। यहाँ पे भी टच किया है तो इसके परपेंडिकुलर जो लगेगा उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल एट बी। तो ये बना दिया हमने क्या चीज़, फ्री बॉडी डायग्राम। इसका बना दिया फ्री बॉडी डायग्राम। मान लो ये वाला एक्सिस एक्स एक्सिस है, ये वाला एक्सिस दे दिया है वाई एक्सिस। अब हमको क्या बोल रहा है कि रॉड किस पे है, इक्विलिब्रियम पे। तो हमको पहला बोला कि इक्विलिब्रियम पे है, तो मान लो पूरा लेंथ जो है रॉड का वो कितना है, 12 लेंथ है, ये पूरा लेंथ है 12, ठीक है। तो ये वाला दूरी अगर ये 12 है तो ये वाला दूरी हो जाएगा 2l, और ये थीटा है तो कॉस थीटा, और ये वाला दूरी हो जाएगा 2l टू साइन थीटा। सही बात है। ये रॉड हमारा है तो बी पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसको ओ बोल दो। तो थीटा का मान 30 डिग्री दिया है यहाँ पे। तो अब सिंपल सा बात समझो, हमको क्या बोल रहा है,
हम अपना एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को पॉजिटिव मान के चलेंगे पूरे क्वेश्चन में। तो यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो रॉड का हमने लेंथ 12 मान लिया, ठीक है। और इक्विलिब्रियम का 3 कंडीशन होता है, क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बराबर 0, यानी एक्स डायरेक्शन का फोर्स जो टोटल फोर्स है वो हो जाए 0। तो एक्स के अलोंग एक तो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है जो निगेटिव एक्स की तरफ लग रहा है, फ्रिक्शन एट ए जो लग रहा है निगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है, और जो नॉर्मल एट बी है वो पॉजिटिव एक्स के तरफ लग रहा है, उसको पॉजिटिव मान लेंगे, प्लस नॉर्मल एट बी बराबर हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम का कंडीशन होता है एक्स डायरेक्शन में पूरा फोर्स बराबर 0। तो नॉर्मल एट बी जो होगा वो फ्रिक्शन एट ए के बराबर मिल गया हमको यहाँ से, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 1 बोल देंगे। दूसरा जो हमारा इक्वेशन होता है इक्विलिब्रियम का होता है सिग्मा एफ अबाउट वाई इज इक्वल टू 0। तो वाई डायरेक्शन में ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, देखो तो ये लग रहा है और एक डब्लू लग रहा है। तो ऊपर की तरफ है एक तो नॉर्मल एट ए माइनस डब्लू नीचे लग रहा है, तो इसको कर देंगे 0। तो यहाँ से हमको मिल गया नॉर्मल एट ए जो आएगा वो डब्लू के बराबर हो जाएगा। ये दूसरा इक्वेशन आ गया। और तीसरा जो हम इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लगाते हैं वो लगाते हैं टॉर्क अबाउट ये एक्सिस, कि रॉड घूमे नहीं, तो टॉर्क अबाउट ओ इज इक्वल टू 0। तो सारे फोर्स का इसके अबाउट मोमेंट ले लो। तो कौन कौन सा फोर्स है? एक तो नॉर्मल एट ए वाला फोर्स है, एक नॉर्मल एट बी वाला फोर्स है, और तीसरा फोर्स कौन सा है? डब्लू, ये फोर्स है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स क्यों नहीं लिए? क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो भी एक फोर्स है, लेकिन वो इसी पॉइंट से पास कर रहा है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा 0, इसीलिए फ्रिक्शन का टॉर्क नहीं लेंगे। तो ये नेट जो टॉर्क होगा उसको 0 करना है हमको। तो पहला वाला फोर्स है एन ए, एन ए यहाँ पर लग रहा है, ये पॉइंट ओ है, तो इससे इसका दूरी कितना है? तो ये दूरी है 2l cos थीटा, तो 2l cos 30 डिग्री है। एन बी का दूरी कितना है? ये दूरी कितना है? ये हमने बता दिया 2l sin थीटा, 2l sin थीटा। और डब्लू का दूरी कितना है? तो इसका आधा, यानी 2l cos थीटा का आधा हो जाएगा l cos थीटा, तो डब्लू का गुना हो जाएगा l cos थीटा। इसको तो चलो ये 0 ही है तो इसको कोई मतलब नहीं है लिखने का। अब हम साइन देंगे, साइन कैसा देंगे? ओ के अबाउट देखेंगे। एन बी जो है, एन बी वो कैसा घुमा रहा है? वो ऐसा क्लॉकवाइज घुमा रहा है, ठीक। तो एन बी का टॉर्क आएगा निगेटिव। एन ए का अगर देखोगे तो ऐसे घुमा रहा है, यानी एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव। और फिर जो डब्लू है वो कैसा घुमा रहा है? वो भी एन बी की तरह घुमा रहा है, तो वो भी निगेटिव आएगा। ये बराबर कर दोगे 0। क्या लिख दोगे? लिख दोगे एन ए, एल एल सब में कॉमन है तो एल ओ कट जाएगा, एन ए गुने 2 cos 30 का मान होता है √3/2 माइनस एन बी गुने 2 sin 30 का मान होता है 1/2, थीटा 30 है, माइनस डब्लू फिर से √3/2 बराबर आ जाएगा 0। ये 2 से 2 चला गया, ये 2 से 2 चला गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एक इक्वेशन आ जाएगा कि √3 गुने एन ए माइनस एन बी माइनस √3/2 डब्लू बराबर 0। ये हमारा आ गया तीसरा इक्वेशन। ये 3 इक्वेशन आ गया। अब क्या करोगे? अब सिंपल सा बात है, एन ए के जगह पे रख दोगे डब्लू, ठीक है। एन ए के जगह पे क्या रख दोगे? डब्लू, तो रख दो, सबको डब्लू के टर्म में निकाल दो। तो ये क्या हो जाएगा? √3, एन ए के जगह पे डब्लू आ जाएगा, क्योंकि हमारा जो दूसरा इक्वेशन है वो बोलता है कि एन ए बराबर डब्लू है। यहाँ पे रख दिए √3 गुने डब्लू माइनस एन बी माइनस √3/2। एन बी जो था अपना पहला इक्वेशन वो एफ ए के बराबर था, ठीक है। √3/2 इंटू डब्लू बराबर 0। तो यहाँ से एन बी का मान क्या आ जाएगा? ये मान आ जाएगा √3/2 डब्लू। और जैसे एन बी का मान आ गया वैसे ही तुम इसी को बोल दोगे फ्रिक्शन एट ए, ये भी निकल गया। अब हमको अगला जो 2 पॉइंट था वो यही पूछा था कि नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा ए पे और नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा बी पे, तो वो भी हम यहाँ से निकाल दिए हैं। नॉर्मल रिएक्शन एट बी हो गया √3/2 डब्लू,
नॉर्मल रिएक्शन एट ए तो हम पहले ही बता दिए थे, वो W के बराबर होगा। तो यानी हम लोग अभी तक सिंपल सा बात है ये सब बता दिया, राइट। अब पॉइंट निकल के आता है तुम्हारे लिए कि क्या होगा, सोच के आना। व्हाट हैपेंस टू नॉर्मल एट ए, नॉर्मल एट बी एंड फ्रिक्शन एट ए इफ, पहला पॉइंट है कि हम एंगल थीटा को इंक्रीज कर दें, इज स्लाइटली इंक्रीज्ड। तो तुमको बताना है नॉर्मल एट ए बढ़ेगा घटेगा, या मतलब ये तीनों नॉर्मल एट ए, नॉर्मल एट बी और फ्रिक्शन एट ए क्या होगा अगर ये जो रॉड था पहले 30 डिग्री बना रहा था, अभी 60 बनाने लगे, या 30 से 35 डिग्री हो जाए, थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो क्या होगा, ऐसा तुमको बताना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि ए चाइल्ड, एक बच्चा है, स्टार्ट्स मूविंग ऑन द लैडर, बच्चा एक चढ़ने लगे सीढ़ी पर, कहाँ से कहाँ पे, फ्रॉम ए से लेके बी पे। दूसरे केस में क्या होगा, फ्रॉम ए टू बी, हम एंगल चेंज ना करें, विदाउट चेंजिंग द एंगल थीटा, तो क्या होगा तुमको सोच के आना है। अगर थीटा नहीं बदलेंगे और बच्चा चढ़ जाएगा तो क्या होगा, एक एडिशनल वेट ऐड हो जाएगा, तो क्या होगा। पहले वाले का जो आंसर है वो मैं बता दे रहा हूँ, तुमको सोचना ऐसा क्यों होगा। पहले वाले का आंसर है कि जो नॉर्मल एट ए है, नॉर्मल एट बी है, तो फ्रिक्शन एट ए है, ये पहला नॉर्मल एट ए अनचेंज रह जाएगा, नॉर्मल एट बी जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, और फ्रिक्शन भी जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। तुमको सोचना ऐसा क्यों होगा। तो जो दूसरे पार्ट का आंसर है वो तीनों ही इंक्रीज करेगा, क्या क्या, नॉर्मल एट ए भी बढ़ जाएगा, नॉर्मल एट बी और फ्रिक्शन, ये तीनों बढ़ जाएगा अगर कोई बच्चा इस सीढ़ी पे चढ़ने लगे ए से बी की तरफ। तो तुमको सोचना है ऐसा क्यों होगा, थिंक करो, कॉन्सेप्ट को समझो, सोचो। अब बात निकल के आता है इक्विलिब्रियम ऑफ कनकरेंट कोप्लेनर फोर्सेज। देखो कनकरेंट का मतलब होता है एक पॉइंट पे पास करने वाला फोर्स। इससे पहले तुमने एक प्लेन का फोर्स देखा था, अब देखोगे कनकरेंट और कोप्लेनर, ठीक है। तो अगर मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम में दिया हुआ है, उस पर दो या ज़्यादा कनकरेंट कोप्लेनर फोर्स लग रहा है, ठीक है। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि अगर तुम सिग्मा ऑफ एफ एक्स लोगे तो वो जीरो आएगा, और सिग्मा ऑफ एफ वाई लोगे वो अगर जीरो है तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट विल बी इन इक्विलिब्रियम। अब तुम कहोगे टॉर्क का इक्वेशन काहे नहीं लिख रहे हो, वो भी लिखना चाहिए। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे फोर्स अपना कैसा है, कोप्लेनर तो है ही, साथ में कनकरेंट भी है, कनकरेंट एंड कोप्लेनर फोर्स है, समझ रहे हो। तो सिंपल सा बात है, कनकरेंट कोप्लेनर फोर्स के इक्विलिब्रियम के लिए सिग्मा एफ एक्स जीरो, सिग्मा एफ वाई जीरो कर दोगे, ठीक है। तीसरा जो हमारा था कि मोमेंट को जीरो करना है, मोमेंट को जो जीरो करने का रूल था वो तो ऑटोमेटिकली हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये सारे एक ही पॉइंट से पास कर रहे हैं, तो उससे कोई भी दूरी आर परपेंडिकुलर का मान सारे फोर्स का इस पॉइंट के अबाउट हो जाएगा जीरो, समझ रहे हो। यानी हमारा जो थर्ड कंडीशन है जीरो मोमेंट का किसी भी एक्सिस के अबाउट, वो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो रहा है, क्यों, क्योंकि मोमेंट अगर लोगे तुम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के अबाउट, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तीनों फोर्स का, उसके अबाउट मोमेंट तो ऑटोमेटिक जीरो आएगा। इसीलिए हमको केवल दो कंडीशन से हमारा काम चल जाएगा, ठीक है, दो ही से अपना काम चल जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो इक्विलिब्रियम में है अंडर फोर कनकरेंट फोर्स, चार फोर्स है जो कनकरेंट है, दिया हुआ है, डायरेक्शन दिखा दिया, देखो सारे फोर्स 8 न्यूटन, 4 न्यूटन, F2 और F1। अब दो फोर्स नहीं दिया है हमको, लेकिन चारों एक ही पॉइंट O से पास कर रहा है,
तो हमको पता है हम x डायरेक्शन का नेट फोर्स कर देंगे 0 और y डायरेक्शन का नेट फोर्स कर देंगे 0। यहाँ से हमारा मामला क्लियर हो जाएगा। तो हमको पता है, हम x और y मान लेते हैं। तो चलो, तो इस एक्सिस को कह दो y एक्सिस और इस एक्सिस को कह दो x एक्सिस। ये वाले एक्सिस को कंपोनेंट ले लो, तो ये 4 वाले का कंपोनेंट इधर की तरफ हो जाएगा 4 न्यूटन इंटू कॉस 60 डिग्री, और ये वाला F1 की तरफ जो होगा वो होगा 4 न्यूटन इंटू साइन 60 डिग्री। एक कंपोनेंट आ गया इसका। तो जो F2 है इसके भी 2 कंपोनेंट होंगे, इधर की तरफ आएगा F2 कॉस 30 डिग्री कंपोनेंट लेना आना चाहिए, और इधर की तरफ आएगा F2 साइन 30 डिग्री। तो अगर तुम x डायरेक्शन में नेट फोर्स देखोगे तो वो आ रहा है 4 न्यूटन गुने कॉस 60, और उधर की तरफ फोर्स आ रहा है इतना, तो ये उसको निगेटिव में लिख दो, तो माइनस F2 गुने कॉस 30, नेट फोर्स करना है 0, तो 4 कॉस 60 का मान होता है 1/2 माइनस F2 कॉस 30 का मान होता है √3/2 बराबर 0। ये 2 से हो गया 2, तो यानी F2 इंटू √3/2 बराबर आ गया 2। F2 का मान आ गया 4/√3 न्यूटन। फिर y डायरेक्शन में लगाओगे, तो y डायरेक्शन में एक फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था F1 जोड़ दूसरा इसका फोर्स का भी ऊपर की तरफ ही लग रहा था, तो 4 गुने साइन 60, ये दोनों ऊपर लग रहा था, माइनस करोगे F2 साइन 30 नीचे की तरफ लग रहा है ये, तो बराबर हो गया 0। यहाँ से आंसर आ जाएगा F1 जोड़ 4 साइन 60 का मान होता है √3/2 माइनस F2 का मान था 4/√3, साइन 30 का मान था 1/2 बराबर करोगे 0। ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 2। तो F1 जोड़ 2√3 माइनस 2/√3 बराबर 0। तो यहाँ से जो F1 का मान आ जाएगा तुमको, तो ध्यान से देखोगे तो 4/√3 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो ये अब देखो, ये कनकरेंट फोर्स को सॉल्व करने का अपना एक बहुत ही फेमस लामी का थ्योरम है, जिसके आधार पर हम बहुत सारे सवाल बना देते हैं। क्या है लामी का थ्योरम? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट O है, वो इक्विलिब्रियम में है अंडर 3 कनकरेंट फोर्सेस, 3 कॉनकरेंट मतलब एक ही बिंदु से पास करने वाला फोर्सेज। मान लो एक F1, एक F2, एक F3। डायग्राम बना देते हैं। एक ऑब्जेक्ट है वो, इस पे एक फोर्स लग रहा है F1, एक फोर्स मान लो इधर की तरफ लग रहा है F2, और तीसरा फोर्स मान लो इधर की तरफ लग रहा है F3। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। मान लो F1 के सामने वाला एंगल है अल्फ़ा, F2 के सामने वाला एंगल है बीटा, F3 के सामने वाला एंगल है गामा। तो लामी का थ्योरम क्या बोलता है? जो 3 कनकरेंट फोर्स है तुम्हारे F1, F2, F3, उसको ऐसा तुम लिख सकते हो F1 बाय साइन अल्फ़ा बराबर F2 बाय साइन बीटा बराबर F3 बाय साइन गामा। ये तुम लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि ये लामी का अपना थ्योरम है। तो ये किसका प्रॉपर्टी होगा? ये 3 कनकरेंट फोर्स जो कि किस में है? इक्विलिब्रियम में है। किस में है? इक्विलिब्रियम में है। बहुत ही यूजफुल मेथड है अपने को, जब भी 3 कनकरेंट फोर्स का निकालना रहेगा उसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन देखते हैं। वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग जिसका लेंथ दे दिया है 0.5 मीटर लॉन्ग इज फिक्स टू पॉइंट ए, उसको ए पॉइंट से फिक्स कर दिया रस्सी को, और अदर इंड इज फास्टेन मतलब जोड़ दिया गया है टू ए स्मॉल ऑब्जेक्ट। यहाँ पे एक स्मॉल ऑब्जेक्ट है जिसका वेट है 8 न्यूटन। द ऑब्जेक्ट इज पुल्ड असाइड बाय ए हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ, इसको खींचा जा रहा है हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ से, अनटिल इट इज़ 0.3 मीटर फ्रॉम द वर्टिकल थ्रू ए, यानी यहाँ से कितना दूरी है? ये 0.3 मीटर की दूरी पे है ये, ऐसा बोला जा रहा है। तो बोल रहा है फ्रॉम द वर्टिकल थ्रू ए फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन टी इन द स्ट्रिंग एंड फोर्स एफ। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन टी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ। तो देखो इसमें 3 फोर्स तुमको दिख रहे हैं। एक फोर्स इधर की तरफ दिख रहा है एफ, एक फोर्स इधर की तरफ दिख रहा है टेंशन, और एक सीधा नीचे की तरफ दिख रहा है
8 न्यूटन का फोर्स। कुल मिला के अगर हमको ये एंगल पता चल जाए, कुल मिला के अगर हमको ये एंगल पता चल जाए तो हमारा काम ही हो जाएगा, लामी थ्योरम लगा देंगे। ठीक है, तो चलो, तो एक ट्रायंगल देखो ए बी सी, ये ट्रायंगल है ए, ये है बी और ये है सी। ठीक है, तो ए से लेके जो सी तक का रस्सी है वो उसका लेंथ है 0.5 मीटर। बी से लेके सी तक का दूरी दे दिया है 0.3 मीटर। तो तुम पाइथागोरस से समझ गए होगे कि ये वाला दूरी 4 आ जाएगा, यानी 0.4 मीटर आ जाएगा। सही बात है। कैसे? कर्ण दिया हुआ है, तो जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर, पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, वहाँ से निकालोगे 0.4 मीटर आ जाएगा। यानी तुम कह रहे हो कि यहाँ से जो ये थीटा है, तो अगर तुम कॉस थीटा बोलोगे तो आधार बाय कर्ण यानी 0.3 बाय 0.5 यानी 3/5, यानी यहाँ से थीटा का मान के कॉस थीटा, ये अगर थीटा तो मान लो वर्टिकल के साथ हम ले लेते हैं। ठीक है, इसको भी के लिए रहने देते हैं। तो क्या आएगा? तो ये अब 4/5 आ जाएगा। कॉस थीटा क्या आ जाएगा? 0.4 बाय 0.5, 4/5, यानी वो थीटा हो जाएगा 53 डिग्री। हमको पता है ये। ठीक है, 53 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल पता चल गया 53 डिग्री। तो ये वाला छोटका एंगल कितना हो जाएगा? 37 डिग्री। तो अब देखो, ये है 37, तो इतना दूर है 37 और ये है 90, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा? तो यानी एफ के सामने वाला एंगल कितना हो जाएगा? साइन 90 जोड़ 37 डिग्री। ठीक है, वही 8 के सामने वाला एंगल कितना होगा? अभी ये देखो, ये अगर 90 है पूरा, तो ये है 37, तो हो जाएगा 53 और फिर ये 90, ये कितना हो जाएगा? 8 के सामने में, तो हो जाएगा साइन 90 जोड़ 53 बराबर ये तो टेंशन तो टी लग रहा है, उसके सामने का एंगल तो तुम देख रहे हो 90 बन रहा है, तो टी बाय साइन 90। ये लामी थ्योरम हमने लगा दिया है। ठीक है, ये क्या लगा दिया है? लामी का थ्योरम। यानी तुम कह सकते हो कि ये कह सकते हो तुम एफ बाय साइन 90 प्लस थीटा हो जाता है फिर से साइन थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है ये पॉजिटिव। ये हो जाएगा साइन 37 डिग्री बराबर 8 बाय साइन फिर से 90 प्लस थीटा साइन, ये तो हो जाएगा साइन 53 डिग्री और ये हो जाएगा टी बाय साइन 90 का मान 1। यहाँ से मान रख दोगे, देखो साइन 37 का मान होता है 3/5 और साइन 53 का मान होता है, ये याद होना चाहिए हमको, 4/5। रख दो इसमें, फिर रख दोगे तो एफ बाय साइन 37 यानी एफ बाय 3/5 बराबर होगा 8 बाय कॉस 8 बाय साइन 53, तो साइन 53 का मान होता है 4/5 बराबर हो गया टेंशन। तो 5 से गुना करो तो 4 से हो गया 2, तो टेंशन का मान आ गया 10 न्यूटन। अब फोर्स का मान आ गया कितना? ये 10 है, तो 5F/3 बराबर 10, F बराबर हो गया 30/5 यानी 6। तो F का मान हो गया 6 न्यूटन और टेंशन का मान हो गया 10 न्यूटन। तो इस तरीके से हम लोग जो है सवालों को बना सकते हैं। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? ये रॉड एक है जो दिखाया गया है फिगर में, उसका मास दे दिया है 2 किलो। ये रॉड है तुम्हारा, उसका मास दे दिया है 2 किलो, लेंथ दे दिया है 4 मीटर, यानी इसका 2 kg और 4 मीटर है रॉड। ये इक्विलिब्रियम में बोल दिया गया है। तो तुमको हिंज का फोर्स पूछ रहा है और इसके 2 कंपोनेंट। सिंपल सा बात है, हिंज के 2 फोर्स होंगे, एक तो एक्स की तरफ होंगे और एक वाई की तरफ होंगे हिंज का फोर्स। तो एफ वाई और एफ एक्स, ये 2 डायरेक्शन में आएगा हिंज का, उसका मान पूछा है जो कि रॉड पे लग रहा होगा। और ऑल्सो पूछ रहा है कि इसको जो रस्सी से बांध के रखो उसमें टेंशन कितना लग रहा होगा, ये भी बता दो। जी का मान दिया है साइन 37 का, कॉस का मान दिया हुआ है, हालांकि दिया नहीं रहेगा तो भी हमको याद होना चाहिए। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये है तुम्हारा रॉड। ठीक है, तो रॉड का वेट इसके सेंटर से पास करेगा। ये है हिंज, तो हिंज का एक फोर्स हॉरिजॉन्टल और एक फोर्स वर्टिकल मान लिया एच और वी, और ये एक टेंशन टी है जो कि कितने पे लग रहा है? 37 डिग्री पे। तो टेंशन टी का 2 कंपोनेंट कर देते हैं, एक तो ऊपर की तरफ और एक इधर की तरफ। तो ये हो जाएगा टी साइन 37 और ये हो जाएगा टी कॉस 37।
अब ये बोला रॉड इज इन इक्विलिब्रियम, तो 3 इक्वेशन लगेगा, 3 इक्वेशन लगेगा क्या? हाँ लगेगा। क्या क्या लगेगा बताओ? तो 3 इक्वेशन ये लगेगा कि सबसे पहले तुम इसको अगर एक्स एक्सिस मानते हो तो सिग्मा एफ एक्स को कर दो 0। तो एक्स डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स लग रहा है? तो हिंज का फोर्स लग रहा है और उसके अपोजिट में लग रहा है टेंशन का फोर्स टी कॉस 37, यानी बराबर 0 करेंगे तो हिंज माइनस टी, या कॉस 37 का मान है 4/5 बराबर होगा 0, यानी 4t बराबर हो जाएगा 5h। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। दूसरा बात, सिग्मा इन y करते हैं 0, तो क्या क्या आ रहा है सिग्मा इन y डायरेक्शन? तो ऊपर की तरफ एक तो हिंज का फोर्स लग रहा है वर्टिकल फोर्स भी, नीचे की तरफ एक फिर से टेंशन का कंपोनेंट साइन 37 वाला लग रहा है ऊपर, और नीचे की तरफ लग रहा है W, इसको करेंगे 0। यहाँ से हमारा जो सेकेंड इक्वेशन बन जाएगा वो बनेगा V प्लस साइन 37 का 0.6 इंटू टी माइनस वेट का मान कितना हो जाएगा? 2 किलो है तो 2 गुने 10, जी का मान 10 है तो mg वेट होता है mg, होगा 20 माइनस 20 बराबर हो गया 0। ये इक्वेशन नंबर आ गया 2। ठीक है, अब देखो तीसरा हमको टॉर्क करना है 0। हिंज के अबाउट टॉर्क को 0 कर दो। तो हिंज के अबाउट अगर फोर्स देखोगे तो ये तो हिंज का फोर्स तो इसी से पास कर रहा है, तो इसका तो कोई टॉर्क आएगा नहीं, केवल एक तो इस फोर्स के कारण आएगा जो कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, और एक वेट के कारण से आएगा। तो लगाओगे तो टेंशन का साइन वाला कंपोनेंट गुने इसकी दूरी कितनी, तो इसका पूरा दूरी है रॉड का लेंथ जो दिया हुआ था वो था 4 मीटर, तो ये ऐसा घुमाएगा और वेट इसको उल्टा घुमाएगा, तो उसको माइनस ले लो वेट वाले को, तो W गुने 4, ये आधे पे लग रहा होगा तो 2 मीटर, W गुने 2 बराबर हो जाएगा टॉर्क 0। यहाँ से यानी 20 दूनी 40 बराबर 4, टी साइन 37 बराबर हो जाएगा 40/4 यानी 10, टी साइन 37 का मान हो जाएगा 20 दूनी 40/4 10, तो टी या साइन 37 का मान होता है इधर पे जाएगा तो 10/साइन 37, साइन 37 का मान होता है 3/5, ये हो जाएगा टेंशन का मान हो जाएगा 50/3 यानी 16.67 न्यूटन, और वो तुम रख दोगे यहाँ पे तो हिंज का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा, और इसमें रख दोगे तो वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा। हम चाहते हैं कि तुम इस टेंशन का मान इसमें रखो, तो टेंशन जो हिंज का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो 4 टेंशन/5 है, तो 4/5 गुने 50/3, तो ये हो जाएगा 10, तो 40/3 यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हिंज का आएगा 13.33 न्यूटन। और फिर इस वाले इक्वेशन में दूसरे इक्वेशन में रखोगे तो वर्टिकल प्लस 0.6 गुने टेंशन का मान है 50/3 माइनस 20 बराबर 0, यहाँ से वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा 10 न्यूटन। सॉल्व करके देखो, अच्छा क्वेश्चन है, तीनों कॉन्सेप्ट यूटिलाइज हो गया। अब तुम कह सकते हो कि टेंशन का केवल इस कंपोनेंट का रोटेशन मोमेंट क्यों लिया, इसका क्यों नहीं लिया? देखो ये भी इसी से पास कर रहा है, तो इसका तो इसी से पास कर रहा है, तो कोई पॉइंट से ही पास करने वाले फोर्स का, ये हिंज का ये फोर्स टेंशन का ये कंपोनेंट सब इस पॉइंट से पास कर रहा है, उसका कोई परपेंडिकुलर दूरी होता नहीं, इसीलिए उसका 0 हो जाता है। तो खाली हम ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट का टॉर्क लेते हैं, तो एक W का लिया और एक T का लिया। ठीक है, चलो इससे आगे हम देखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।